मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डी सर पर। डियर स्टूडेंट्स, अपने एग्ज़ाम से आप ज़्यादा दूर नहीं, लग कम से कम आपसे 15 से 18 घंटे दूर हैं अपने एग्ज़ाम से। लेकिन कोई बात नहीं, आपने बेहतर एग्जाम को देंगे बेहतर तरीके से। 5 से 7 घंटे का जो नागरिक शास्त्र का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें कि 55 से 60 वीडियो ड्यूरेशन, उस पूरे को देख लीजिएगा एक बार। आप लोग अपने एग्जाम में बहुत ही बेहतर तरीके से कर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों में। देखिए, पहला जो प्रश्न आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में गठबंधन की राजनीति पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है डिस्टेंस। तो गठबंधन सरकार के बारे में अगर हम लोग बात करें डिस्टेंस, तो एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है जिसमें कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, गठबंधन का मतलब ये होता है कई लोगों का गठजोड़ होता है ना, कई लोगों को मिलाकर बनाया जाने वाला। तो जिसमें कई राजनीतिक दल क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, जिससे गठबंधन के भीतर किसी भी एक दल का प्रभुत्व कम रहता है। इस व्यवस्था का आम कारण यह दिया जाता है कि कोई दल अपने बलबूते संसद में बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता। तो कोई अगर अगर एक लौता कहा जाए तो अकेले बहुमत अगर प्रस्तुत नहीं कर पाता है वो संसद में, तो वो सहयोग नहीं कर पाते, गठबंधन की सरकार बनाते हैं, ताकि वो लोग मिलकर फिर अपने आप को अपने बहुमत को सिद्ध करते हैं संसद में या पार्लियामेंट में, या तो विधानसभा की बात होती है, विधान परिषद। तो यहाँ पर डिविशन से गठबंधन की सरकार कहते हैं उसे हम लोग, ठीक है ना। तो अपने बलबूते न कर पाने पर वो लोग क्या करते हैं, मिलजुल कर वहाँ पर एक अपना बहुमत प्राप्त करने का प्रयास करते हैं संसद में। तो डिविशन से हम लोग कहते हैं गठबंधन की राजनीति। भारत में गठबंधन की राजनीति बहुत पहले से भी होती आई है और आगे भी होती आई रहेगी। तो ये तो रहता है भाई, जब जाहिर सी बात है चीज़ें जोड़ दी गई तो उसका तो प्रभुत्व जो है उसका असर तो है देखने को तो मिलेगा ही। तो पहला जो प्रश्न था डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण था और महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, और ये प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरी में पूछा सकता है। तो दीर्घ उत्तरी में पूछेगा तो आप थोड़ा गठबंधन को और बेहतर तरीके से बताइएगा कि इसके पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, इसकी निगेटिव चीज़ें क्या हैं, इसके नकारात्मक प्रभाव क्या है, सकारात्मक प्रभाव क्या है। भाई जाहिर सी बात है कि गठबंधन की राजनीति कभी कभी गिर भी जाती है, ठीक है, और कभी कभी जो पार्टियां इसमें होती है तो उनका आंतरिक मतभेद भी होने लगता है। तो ये कुछ बातें हो गई, और कुछ अगर सबके विचारों को लेकर चले तो बहुत आगे भी बढ़ जाती हैं। तो कई चीज़ें हैं, इसका पूरा का पूरा फैक्ट्स है। लेकिन मैंने यहाँ पर देर से मैंने आपको बताया है लघु उत्तरी के हिसाब से। अगर अति में पूछता है आपसे या तो लघु में पूछता है, तो आप इतना अगर उत्तर लिखते हैं तो आपके लिए बहुत ही पर्याप्त रहेगा। चलिए डिविजन हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए आपका दूसरा प्रश्न क्या है, क्षेत्रवाद तथा पृथकवाद या अलगाववाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न नंबर 2 है आपका, यहाँ देखिए 1 लिखा गया। क्षेत्रवाद कोई बात नहीं, आप लोग को प्रश्नों की संख्या मत देखिए, आप लोग को बस तैयारी करना है। जो प्रश्न आप लोग के सामने है उसे एकदम चट कर जाइए। क्षेत्रवाद तथा पृथकवाद या अलगाववाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो डिविजन देखिए, अपने क्षेत्र की बात हो गई या भूगोल के प्रति अधिक प्रयत्न, आर्थिक रूप से हो गया, सामाजिक रूप से हो गया, राजनीतिक अधिकारों के चाह की भावना को ही क्षेत्रवाद कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्षेत्रवाद की भावना को कहते हैं। कैसी भावना डिस्टेंस, जिसमें आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों की चाह की भावना को रखने की जो विचारधारा होती है उसी को हम लोग क्षेत्रवाद कहते हैं। जबकि यहाँ पर बात अगर हम लोग करें अलगाववाद की डिस्टेंस, तो जबकि अलगाववाद का मतलब क्या होता है, अलगाववाद का सीधा सीधा दिख रहा है, तोड़ने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम करेगा नहीं है, तोड़ने का काम करता है। कोई भी राष्ट्र है तो उसको बांटने का काम करेंगे, जो अलगाववादी की जो विचारधारा होती है। जबकि अलगाववादी क्या होते हैं, किसी बड़े समूह से सांस्कृतिक तौर पर, जाति तौर पर, आदिवासी तौर पर, धार्मिक, नस्ली या तो सरकारी या लैंगिक जो होते हैं, अलगाव की स्थिति की मांग करते हैं कि नहीं मुझे जाति तौर पर बांट दीजिए, मुझे आदिवासियों, मुझे समूह को अलग कर दीजिए, मुझे सांस्कृतिक रूप से बांट दीजिए। धार्मिक तौर पर कुछ लोग अपने आप को बंटवाने का प्रयास करते हैं, नस्ली तौर पर सरकारी या लैंगिक का अलगाव की स्थिति में लोग अलग तरीके से अपनी मांग करते हैं कि नहीं हमको ऐसी भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, हमको ऐसी व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, हमारे लिए अलग व्यवस्था कीजिए। तो इसी को हम लोग रिलेशन बोलते हैं क्षेत्रवाद या पृथकवाद। तो क्षेत्रवाद तो आपने देखा ऊपर है, और यहाँ पृथकवाद जो या अलगाववाद जो है वो नीचे, दोनों को बताएंगे। जब देखिए दोनों में एकदम साफ अंतर है। क्षेत्रवाद का एक तरीके से काम क्या है, जोड़ने का काम है, और यहाँ पर अलगाववाद का काम क्या है, तोड़ने का काम है। और इतना यदि आप लिख देते तो वह आपके लिए एकदम पर्याप्त रहेगा, ठीक है। अति लघु में पूछा जाए, लघु उत्तरी में पूछा जाए तो आपके लिए इतना पर्याप्त रहेगा। और ये जो प्रश्न है आपका डिस्टेंस वो लघु का ही है, अति लघु में भी पूछ सकता है, लघु में भी पूछ सकता है। ये दीर्घ उत्तरी का प्रश्न नहीं, बहुत ज़्यादा इस पर आप मटेरियल नहीं लिख पाएंगे, ठीक है डिस्टेंस। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। चलिए डिविजन हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरे प्रश्न को। लेकिन तीसरे प्रश्न के बढ़ने से पहले वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्प लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक नंबर इंपॉर्टेंट है, आप लोग को मिलेगा 950 690 250 7, तो उस नंबर से भी आप जुड़ सकते हैं। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो अगर यदि आप प्ले लिस्ट को देख लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं देख पाते तो आप मेरे ऊपर इस नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भेजिए, मैं आप लोग को तुरंत वो प्ले लिस्ट भेज दूंगा, उसे आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। तो तीसरा हम लोग का प्रश्न डिवीजन, सुरक्षा परिषद की क्या कार्य हैं। सुरक्षा परिषद के क्या कार्य है, प्रमुख रूप से कौन कौन कार्यों के लिए जो सुरक्षा परिषद वो क्या जिम्मेदार रहता है। तो डिवीजन देखिए, सुरक्षा परिषद की बात हो रही है तो संयुक्त राष्ट्र संघ में मैंने पूरा पूरा डिटेल में पढ़ाया था डिवीजन। उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को मैंने इस प्रकार से पढ़ाया हुआ कि आपको अगर दीर्घ में पूछा जाए तो आप वहाँ से लिख जाएंगे। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का काम होता है वो कहीं ना कहीं से सुरक्षा परिषद के ही जिम्मे होता है। इसकी शक्तियों में शांति अभियानों का योगदान होता है, शांति अभियानों का योगदान कि कैसे विश्व शांति लाया जा सके।
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना तथा सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के माध्यम से सैन्य कार्रवाई जो करना शामिल होता है। तो सुरक्षा परिषद ये प्रमुख रूप से कार्य करते हैं। कौन कौन से कार्य करते हैं विशेष? तो ये शक्तियों में ये शक्तियाँ किस में निहित होती है? शांति अभियानों को योगदान देना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना, सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई करना। ये प्रमुख रूप से जो है वो सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य हैं। और सबसे प्रथम जिम्मेदारी जो बनती है सुरक्षा परिषद की, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये प्रश्न जो है बहुत अंदर से प्रश्न है आपका, और ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आपका ये प्रश्न है। और बहुत ही प्रश्न तो कुछ खास नहीं, लेकिन प्रश्न में बहुत दम है। क्योंकि देखिए प्रश्न अजीब तरीके का प्रश्न है। चौथा हम लोग का प्रश्न है, अधिकांश गुटनिरपेक्ष देशों को न्यूनतम विकसित देशों की श्रेणी में क्यों रखा जाता है? यदि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को देखिए, मैंने तो पहले दीर्घोत्तरी में बहुत अच्छे से पढ़ाया है गुटनिरपेक्ष आंदोलन को, तो वहाँ से गुटनिरपेक्ष को आप तैयार कर लेते हैं। लेकिन ये एक हेडिंग भी आप दे सकते हैं आपने दीर्घोत्तरी में भी, क्योंकि वहाँ से एग्जामिनर को आप ज़्यादा इंप्रेस कर पाएंगे। अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन आपकी दीर्घोत्तरी में आता है तो दीर्घोत्तरी में जो मैंने पढ़ाया उसको तो लिख दीजिएगा, लेकिन वहाँ से एक बात ये ले लीजिएगा कि गुटनिरपेक्ष देशों को न्यूनतम विकसित देशों की श्रेणी में रखते हैं क्यों, ये एक हेडिंग आप बना लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है गुटनिरपेक्ष देशों की बात। तो अधिकांश जो गुटनिरपेक्ष देशों का जो होता है न्यूनतम विकसित देशों की श्रेणी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनमें अधिकतर देशों की बहुसंख्यक जनता जो होती है वह न्यूनतम गुणवत्ता का जीवन यापन करती है। न्यूनतम गुणवत्ता का जीवन का मतलब कम श्रम, मतलब कि कम सस्ते श्रम मिल जाते हैं, और जीवन शैली जो लोगों की है बहुत ही निम्न स्तर की होती है, कोई व्यवस्थाएं बहुत विशेष रूप से इनको मिलती नहीं है। इनकी कुल राष्ट्रीय आय जो होती है बहुत ही न्यूनतम होती है, प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो भी बहुत ही कम होती है, शैक्षणिक स्तर जो होता है, इनकी योग्यता जो होती है पढ़े लिखे की वो भी बहुत स्तर इनका कम होता है, या तो ज़्यादातर निरक्षर लोगों को ही शामिल किया जाता है। प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक स्तर बहुत पिछड़ा होता है। तो डिस्कशंस ये कहीं ना कहीं सब मिलकर जो बात करते हैं, और ये गुटनिरपेक्ष देशों में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, यही वजह होता है कि गुटनिरपेक्ष देशों में जो न्यूनतम विकसित देशों की श्रेणी में रखते हैं हम लोग। न्यूनतम विकसित का मतलब होता है जो विकासशील की श्रेणी में है ना, पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए हैं, अभी विकासशील की श्रेणी में, अभी इनका धीरे धीरे विकास हो रहा है। तो डिस्कशंस उसी को हम लोग कहते हैं न्यूनतम विकसित देश। उसमें हम लोग का भारत देश भी शामिल है। गुटनिरपेक्ष देशों में हम लोग का देश भी शामिल रहता है, जानते हैं हम गुटनिरपेक्ष देशों में हम लोग का भी देश है। तो न्यूनतम विकसित देशों में या तो हम लोग का देश भी जो है वो विकासशील देशों में है। ठीक है दोस्तों, ये चौथा प्रश्न है आपका, और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न जो है बहुत अंदर से पूछा गया है, और मैंने इस प्रश्न को भी आप लोग को खोज कर बहुत ही सटीक जो आंसर इसका है वो मैंने आप लोग को उपलब्ध कराया है। इसको पूरे अच्छे से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जितने भी आप प्रश्न हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि 2 से 3 दिनों में अगर आप लोग भी 2 से 3 दिनों में अगर अच्छे से पढ़ लिए होते ना, बेहतर तरीके से अगर 55 वीडियो पूरा तैयार कर लेंगे तब भी बहुत बेस्ट दिख आएंगे अपना एग्जाम आप, क्योंकि प्रश्नों को बहुत ही सरल भाषा में उसका उत्तर ही बताने का प्रयास किया जाता है। 1 से 2 बार 3 बार अगर यदि आप वीडियो को पढ़ लेते हैं तो फिर समझ लीजिए आपके माइंड में वो सेटअप बना रहेगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठवें प्रश्न को। देखिए छठवां आपका प्रश्न क्या है, भारतीय विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत क्या है? भारतीय विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पर मैं अति लघु क्या लघु उत्तरी के हिसाब से मैं बनाया हूँ, लेकिन ये जो प्रश्न लिखा हुआ है इसके अंदर भी आप बैटरी अगर भर लेते हैं पाँचों में तो बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ये 5 सिद्धांत देखिए महत्वपूर्ण डिसीजन, जिसे हम लोग पंचशील सिद्धांत के भी नाम जानते हैं। विदेश नीति में पंचशील सिद्धांत को जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया, तो जो हमारे देश के क्या है प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। पहला देखिए दोस्तों, जो बात इसमें क्या होगा, दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संपूर्णता के लिए पारस्परिक सम्मान करना। ठीक है दोस्तों, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। नेपाल जैसा देखिए छोटा सा देश, वो भी देखिए कितना आग दिखाता रहता है कभी कभी भारत को, लेकिन भारत क्या करता है, वही दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और मतलब वो न्यूट्रल बनाता है कि क्या हम लोग इसके लिए किया जाए। लेकिन नेपाल नेपाल जैसे देश हैं, जैसे भूटान हो गए, इन लोग जब भी चाहे तो ऑन द स्पॉट समाप्त कर दे भारत, या जैसे इधर जितने भी भारत के पड़ोसी देश इधर, अगर चाइना को थोड़ा कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो। लेकिन वो भारत की विदेश नीति में ऐसा है ही नहीं। भारत सद्भावना वाला देश है, और भारत की भूमि जन्मभूमि का ये भारत की मिट्टी की खासियत है कि जहाँ पर क्षेत्रीय अखंडता और संपूर्णता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना रखता है। ठीक है, अपनी पूरी शक्ति रखने के बावजूद भी जब वो कोई अगर बल का प्रयोग ना करे, जैसे अगर विशेष रूप से किसी पर, वो वहाँ रक्षा की बात अलग हुई, अपने बल का प्रयोग किसी की रक्षा में करना, ये भारत का प्राथमिकता है। और इसका उदाहरण बहुत पहले से भी आप लोग देखते आए हैं, बहुत से लोगों को देखते आए हैं, कोरोना काल में भी आप लोगों ने देखा है। और ये जो आपका जब बांग्लादेश को देखिए आज़ाद कराया गया तो, और को भी जब पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराया गया तो बांग्लादेश नाम दिया गया, तो देखिए ऐसे बहुत जगहों पर भारत का ये जो महानता का उदाहरण देखने को मिल सकता है आपको, तो इसे हेडिंग बनाकर आप लिख सकते हैं। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, परस्पर गैर आक्रामकता। ठीक है ना, वो ज़्यादा चीज़ें नहीं रहती हैं। और तीसरा क्या है, परस्पर गैर हस्तक्षेप। देखिए विशेष रूप से जैसे अभी देखिए यूक्रेन की बात हो रही है, और रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा था, इसको भी करंट में आप जोड़ के लिख सकते हैं थोड़ा सा। देखिए दोनों के जो राष्ट्रपति थे वो दोनों के दोनों भारत से समतुल्यता बनाई गई थी। उसमें देखिए भारत मतलब अपना मत भी देता है, लेकिन वो निष्पक्ष हो जाता है। निष्पक्ष का मतलब यहाँ गुटनिरपेक्ष नीति है या विदेश नीति है जो ये नहीं कहते कि नहीं मैं डायरेक्ट, मतलब भारत ये ना कह देगा मैं रूस के साथ हूँ,
ये नहीं कह सकता कि मैं यूक्रेन के साथ युद्ध में लड़ूंगा, ये नहीं कह सकता भारत, क्योंकि भारत के जो है वो गैर हस्तक्षेप, वो हस्तक्षेप क्यों करेगा, बस यही करेगा कि आप लोग शांति और सद्भावना को बनाइए। भाई जाहिर सी बात है, भारत के देख रहे हैं, भारत में कितने देशों के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति इस समय आए हैं, और वहाँ के विदेश मंत्री जो आए हुए कि हाँ अरे कुछ आप लोग कुछ करिए, भारतीय लोगों को पूछा गया मोदी। लेकिन यहाँ की जो विचारधारा है, मीटिंग भी बहुत बड़े लेवल की यहाँ पर भी कराई गई प्रधानमंत्री के थ्रू, तो लेकिन ये नहीं कहा गया कि नहीं हम इनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं। हाँ, निष्पक्ष तौर पर यह कहा गया कि युद्ध किसी भी चीज़ का हल नहीं है, आप लोग युद्धों को रोक दीजिए, शांति बनाए रखिए, बस भारत ने यही कहा। तो परस्पर देखिए गैर हस्तक्षेप, मतलब वो हस्तक्षेप करने का प्रयास ज़्यादा नहीं करता है। चौथा देखिए क्या, समानता और पारस्परिक लाभ। समानता के बाद क्या है, वो भारत सभी लोगों को, भाई सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे तन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो इस विचारधाराओं को लेकर चलने वाला जो देश है हम लोग का भारतवर्ष देश है। पांचवा जो बात है डिस्टेंस, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, शांति में विश्वास रखते हैं डिस्टेंस। जो भारत जो देश है, भारत की हमेशा से एक खासियत रही है कि वो शांति चाहता है पूरे विश्व को। देखिए पूरे विश्व गुरु के रूप में इसीलिए नहीं भारत को याद किया जाता है। भारत की विशेषता ही वैसी है, इतनी विभिन्नताओं को भी विविधता में भी एकता रखने का जो कार्य है वो कहीं ना कहीं से भारतवर्ष देश है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भारत हमारा महान है। हमारे यहाँ के जो देखिए जो अमेरिका में जाकर रहते हैं मूल भारतीय होते हैं, लेकिन वो लोग भी देखिए वो सभी के सभी लोग रहते तो हैं वहाँ भले, लेकिन वो लोगों से भी अगर उनके अंतरात्मा से पूछा जाएगा तो वो लोग भी कहीं ना कहीं से उनके भी दिल में घुसता ही है इंडिया। ठीक है ना डियर्स, आई लव माई इंडिया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका छठवां प्रश्न था, इंपॉर्टेंट प्रश्न डियर्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न को और देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का देखिए सातवां प्रश्न है, लिब्राहन आयोग क्या है। लिब्राहन आयोग क्या है, इसको मैंने अभी पिछले अपने लेक्चर में भी मैंने इसको 2 लेक्चर पहले भी दिया था इसको, लेकिन खैर यहाँ पर अब शामिल हो गया है प्ले सीरीज में, तो मैं इस प्रश्न को भी एक बार मैं फिर से आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। लिब्राहन आयोग क्या होता है दोस्तों, देखिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच पड़ताल के लिए गठित एक जांच आयोग है। तो जिस आयोग का गठन किया गया था उसे हम लोग लिब्राहन आयोग कहते हैं, जिसका कार्यकाल लगभग देखिए वो 17 वर्ष लंबा था। भारतीय गृह मंत्रालय के द्वारा देखिए इसे पारित किया गया था इस आयोग को कि भाई जांच पड़ताल करिए कि कौन इसके पीछे वजह है, कौन बुरे तत्व जो हैं जो कि इन लोगों ने इस विध्वंस के पीछे कारण बने हैं, या इतने नरसंहार जो है तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है। तो भारतीय गृह मंत्रालय के एक आदेश से 16 दिसंबर 1992 को इस आयोग का गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये लिब्राहन आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। ध्यान रखें कि बाबरी मस्जिद को लेकर और राम मंदिर को लेकर भी आपका फैसला आया हुआ है और बोर्ड एग्जामिनेशन उसके बाद विशेष रूप से हो नहीं पाया है, तो इसलिए ये डिस्कशन जो प्रश्न है आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो डिस्कशन ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। प्रश्नों की आज की सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग एक बार जो नागरिक शास्त्र का मेरा प्लेलिस्ट है उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। पूरा का पूरा जो 55 से 60 वीडियो है सभी के सभी डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें मैंने दीर्घ उत्तरी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज पर बात किया है, लघु उत्तरी पर भी बात किया हुआ है, दीर्घ उत्तरी पर भी किया हुआ है, अति लघु पर भी बात किया हुआ, बहुविकल्पी के तो ढेर सारे बनाए हैं मैंने। और डिस्कशन इनको एक बार जरूर देख कर जाइएगा, आपको निश्चित तौर पर आप लोग के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। और आप जैसे आज ससुराल जी देखकर आप लोगों ने आए हैं तो आप बोलेंगे कि नहीं बेहतर तरीके से हम लोग का एग्जाम गया सर, आप लोगों ने अपना फीडबैक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में या तो हम लोग के साथ, तो वैसे डिस्कशंस आप लोग तब भी जरूर देंगे। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन याद रखिएगा आपको स्टडी अपनी लगातार करनी है, कम से कम सुबह 3 बजे तक तो करना ही है, उसके बाद सोना है तो फिर 7 से 8 बजे तक उठ के फिर आप सबके एक बार 5 से 6 घंटे रिवाइज मार लीजिएगा, जाके 2 से 5:30 जबरदस्त पेपर देकर अपना आइएगा। मिलते हैं एडिशन हम लोग जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।